सुनोगे कहानी? 57 तो है ही नहीं। 37 बाबू, 37। कहानी सुनाऊंगा आपको। ऑडिट करना है कि मैं क्या बोल सकता है इसका? तुम करिए। मकसद यार हमारा। नहीं, उससे पहले एक और कहानी भी तो थी ना हमारी, हार्ले डेविडसन वाली। सुनोगे कि कंटिन्यू करें ऐसे ही? ना सुना। कि सर कहानी सुनने के तो पैसे देते हैं हम आपको, पढ़ते तो मैं नहीं वैसे भी। कहानी सुना दो सर आप। सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपका, कहानी सुना। क्या? मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपका कहानी नहीं, सुना। आर्यन कुछ बोल रहा था ना वो सब। जोक्स लिख लो आप, स्टैंड अप कॉमेडी में जाकर बोल दूंगा सारे। हमारे क्या कचौरी का बिजनेस था मेरा। किसको किसको आना कहानी में बताओ? पीयूष को आना। पीयूष आया नहीं यार, पीयूष को आना था। मेरे को लगा उसका कहानी से स्वागत करेंगे। खैर था कल रात को फ़ोन करके, भैया मैं आऊँगा, क्या पढ़ के आऊँ ये वो। क्या पढ़ के आऊं? मोटिवेशन थी सुबह। ऑप्टिमिज्म है क्या पढ़? कह रहा फ़ोन करके कि फिर वो मेरे को कहा भैया आप सारी बात बता देते हो मेरी। कह रहा फ़ोन करके कि भैया कितना काम हो चुका है? मैंने कहा चैप्टर 4 और चैप्टर 7 चल रहा है, होने वाला है बस हमारा कंप्लीट। कह रहा अच्छा मैं आ जाऊँगा, तो ये कैसे कवर करूँ? मैंने कहा यार अब इतनी बैकअप क्लासेस तो नहीं दे पाऊँगा सारी, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा कवर। कह रहा कर लूँगा, पर ईजी तो है ना भैया ये तो बता दो। मैंने कहा ईजी का क्या मतलब है, पढ़ो और देखो। कल रात को कह रहे क्या पढ़ के आना बताओ, फिर आया नहीं। पढ़ रहा हूँ ना अभी। अच्छा बताओ, चलो शुरू करते हैं कहानी। किसको लाएं कहानी में? कौन करेगा ऑडिट? इधर को देखने लग जाता हूं। इतना खुश क्यों हो रहा तू? स्टैंड अप कॉमेडी करेगा ना। हाँ चलो, आर्यन हमारा। शहीद कर दिया मैंने। नहीं पागल, इसमें तो तेरे को फेमस करेंगे ना। अच्छा। हाँ आर्यन हमारा इंटर क्लियर करी मुश्किलों से, पढ़ तो रहा नहीं है, मुश्किलों से ही होगी। तो इंटर क्लियर करी जैसे तैसे, अटेम्प्ट लगा के, उसके बाद अब क्या करेगा? आर्टिकलशिप करेगा। तो आर्यन के सपने बड़े थे। आर्यन ने अप्लाई किया चारों बिग फोर्स में कि प्लीज़ मुझे ले लो, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ भी करूँगा, मेरे को सारी ऑडिट आती है। उन्होंने इसके अटेम्प्ट्स देखे और इसको लिया नहीं। फिर आर्यन कह रहा चलो बिग 4 ना सही, बिग 10 में अप्लाई करेंगे। बिग 10 में अप्लाई करा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बिग 20 में अप्लाई किया, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तब अपनी काम कर ले। फिर आर्यन ने कहा ऐसे तो काम नहीं बनेगा, घर वालों ने बहुत मुश्किलों से रख रखा, मेरे को लग नहीं रहा थोड़े दिन और के हालात रखेंगे मुझे। तो आर्यन ने सब जगह अप्लाई करना शुरू किया, सारी देश की CA फर्म में कि कोई तो लेगा मुझे, चाहे कुछ भी नौकरी दो। हर रोज़ आर्यन सुबह उठ के 1000 मेल भेज रहा है कि प्लीज़ मुझे नौकरी दे दो, प्लीज़ मुझे आर्टिकलशिप दे दो। फ़ोन भी आ रहे हैं, फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि भाई रोज़ रोज़ परेशान मत कर, हमने पढ़ लिया तेरा मेल एक बारी। तो आर्यन फिर थक हार के जाता पापा के पास कि पापा आपकी कोई जान पहचान है तो बताओ, करें कुछ। तो पापा कह रहे आ गए मुँह उठा के, चलो लगवाते हैं कुछ। तो पापा बड़े बिजनेसमैन लेके गए बड़े क्लाइंट के पास जो इनकी ऑडिट करता था, शहर की सबसे बड़ी CA फर्म। उनके पास आर्यन ने मेल भेजा था पर रिप्लाई नहीं आया था उनका भी। तो पापा गए, अच्छी जान पहचान है, उन्होंने कहा आर्यन को इंट्रोड्यूस करा कि साहब ये मेरा लड़का है और इसको काम पे रख लो, थोड़ा आर्टिकलशिप में काम वाम सिखाओ, इसको मजबूत बनाओ अपने जैसा। और ये समझ के मत काम सिखाना कि मेरा लड़का है, ऐसा समझना कि जैसा आप और आर्टिकल है वैसे ही ये भी है। आर्यन एक नज़र पापा को देख रहा है, एक नज़र CA साहब को देख रहा है। और CA साहब अब मना तो कर नहीं सकते कि क्लाइंट का लड़का है, क्लाइंट ना चला जाए, शहर के इतने बड़े क्लाइंट है तो चलो रख लेंगे। कह रहे हाँ हाँ साहब बिल्कुल, आपका लड़का है तो होनहार ही होगा, हमें पूरा यकीन है। तो कल से आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। पापा कह रहे हैं हाँ हाँ होनहार तो है, थोड़ा चुलबुल है, थोड़ा खोया खोया रहता है, उसको पता नहीं चलता संडे है कि मंडे है, पर बाकी होनहार तो पूरा है। ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा आ जाना मंडे से। कौन सी बाइक है आर्यन तेरी फेवरेट? तूने थोड़ी चलानी है, मुकुंद तेरी कौन सी है? हार्ले डेविडसन
है ना। तो आर्यन बहुत खुश, आर्यन ने सूट बूट टाई खरीदी, अंकल जी के लिए गिफ्ट भी खरीदा और पापा से नई हार्ले डेविडसन लेके पहुंचा मंडे को ऑफिस एक हफ्ते बाद। और मंडे को जाके सुबह सुबह शार्प 11 बजे पहुंच गया। 11 बजे ऑफिस का टाइम था, 11 बजे पहुंच गया। कोई नहीं आया था, जैसे क्लास में कोई नहीं आता ऐसे ऑफिस में भी कोई नहीं आता। फिर आर्यन देख रहा है कि कोई तो आ जाओ, तो एक सुंदर सी लड़की आई। तो आर्यन कह रहा वाह किस्मत देखो मेरी। उसने ऑफिस खोला, रिसेप्शन पे जाके बैठी, रिसेप्शनिस्ट थी वो। तो आर्यन एकदम फुल, एकदम पहले टाई ठीक करता है, बाल ठीक करता है और फिर मैडम के पास जाता है कि हाय दिस इज आर्यन, नाम तो सुना ही होगा। सी आर्यन, ये आर्टिकल छिप करने गया। तो रिसेप्शन पे था, उसको बड़ा पता है। और क्या भाई, फ्लर्टिंग करो, लेवल पे करो। इसने कहा कि शाहरुख खान के लड़के का नाम भी आर्यन है, हमारा नाम भी आर्यन, नाम तो सुना ही होगा। तो सर ने ऐसे कर रखा था कि हाय दिस इज आर्यन, उसको लगा था लड़की ऐसे करेगी, उसने हाथ पे चाटा मारा। लड़की कह रही क्या चाहिए? कह रहा आई वांट टू ज्वाइन फ्रॉम टुडे एज एन आर्टिकल असिस्टेंट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। वो कह रही रिसेप्शनिस्ट है वो, तो उसका तो इतना हाई आई क्यों नहीं जितना आर्यन का है। कह रही चाहिए क्या तुमको, ये बताओ, अभी छुट्टे नहीं है, चलो आगे चलो। तो आर्यन कह रहा मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करना था, आपके पास कोई लिस्ट आती होगी शहर की इतनी बड़ी CA फर्म है कि भैया आज इतने लोगों को ज्वाइन करना है। कह रही अच्छा ज्वाइन करना था, आप जाओ अंदर जाके बैठ जाओ। कह रहे अंदर जाके बैठ जाओ, कैबिन का है मेरा। वो कह रही कैबिन वेबिन कुछ नहीं, आप अंदर जाके बैठ जाओ और सर आएंगे तो देखना। कह रहे कैसे बदतमीज़ लोग हैं यहाँ पे, मैं सुबह तैयार व्यार होकर आया हूँ। कह रहे मैं किसी से बात नहीं करूँगा यहाँ पे, अंकल जी आएंगे उनसे बात करूँगा। तो अंकल जी आए घूमते घूमते आराम से, उनकी तो CA फर्म है, वो तो बन चुके हैं CA। तो 1-1.5 घंटे बाद अंकल जी आए, तो आर्यन गया उनके पास कि नमस्ते अंकल नमस्ते, पैरी पोना। आर्यन गिफ्ट लेके गए थे अंकल के लिए कि लो गिफ्ट लो। अंकल ने गिफ्ट खोला, फिर कह रहे बेटा आप कौन वैसे? तो आर्यन कह रहा अंकल मैं आया था ना पापा के साथ थोड़े दिन पहले ज्वाइन करने के लिए। कह रहे अच्छा हाँ याद है मेरे को आर्यन, ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया बैठो। कह रहे बैठूँ कहाँ, इन्होंने मेरे को बताया ही नहीं मेरा कैबिन कहाँ है, आप बता दो मेरा कैबिन कहाँ है, मैं वहाँ बैठता हूँ जाके। तो अंकल कह रहे कि कैबिन, कह रहे पहली बात तो मेरे को अंकल मत बोलो, सर बोलो, यहाँ पे ये ऑफिस है। कह रहे जी सर जी। तो कैबिन बता दो। कह रहे कैबिन नहीं, आज एक काम करते हैं। उन्होंने मन में सोचा कि इसको सीधा करा जाए, तो इसको भेजेंगे मुकुंद के साथ ऑडिट पे। कह रहे बेटा फील्ड वर्क पे जाओ, और फील्ड वर्क पे जाओगे ना ज़्यादा सीखोगे, ऑडिट कराएंगे आज आपसे। तो उन्होंने आवाज़ दी मुकुंद को। मुकुंद कौन है? सीनियर आर्टिकल, ठीक है, जिसकी छुट्टियां होने ही वाली है CA फाइनल के लिए। तो सर ने बुलाया कि मुकुंद इधर आओ। मुकुंद आया। कह रहे ऑडिट कैसा चल रहा है तेरा? कह रहे सर कौन सा ऑडिट? कह रहे वो फैक्ट्री वाला। कह रहा हाँ एक ही तो ऑडिट कर रहा है तू, और कितने ऑडिट कर रहा है? फैक्ट्री का ऑडिट कर रहा है। कह रहा सर ऑडिट कर तो तुम, लेकिन मैं जाऊँ कैसे, जा नहीं पा रहा, तो ऑडिट चल नहीं रहा वो भी, फिर जाने में क्या दिक्कत है? कह रहे सर आपने पिछली बार के पेट्रोल के पैसे आज तक दिए नहीं, तो मैं अपनी बाइक से तो जाऊँगा नहीं, आप कुछ बंदोबस्त कराओ मेरा जाने का, तो मैं जाऊँगा। तो वो कह रहे कि ठीक है, नया लड़का आया हमारे पास, इसको ले जाओ आर्यन को, आर्यन के साथ जाके ऑडिट करो। अब मुकुंद पूछता है इससे हाँ भाई बाइक है तेरे पास? आर्यन कह रहा है कौन सी बाइक है? हार्ले डेविडसन। मुकुंद कह चल 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 मेरे साथ चल। इसने आर्यन को बिठाया पीछे। तो आर्यन को डर लग रहा था, आर्यन बिल्कुल ऐसे कस के पकड़ के बैठे भैया को। मुकुंद ने बाइक चलाई। इसको बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता, बस एक चीज़ से मज़ा नहीं आता कि कोई इसके साथ चिपका हुआ है। गलत जेंडर का चिपका हुआ है। हाँ गलत जेंडर। तो ये पहुँचे बाइक चला के फैक्ट्री में, और इसको कहा उतर पहले तू उतर। पहुँच गया, मुझे सामने ऑडिट, सामने फर्म है, वहाँ जाके ऑडिट कर, सारा मज़ा ख़राब कर दिया तूने मेरे हार्ले का, मैं चला के आता हूँ थोड़ी देर। कह रहा मैं पहले दिन आया हूँ, मैं कैसे ऑडिट करूँगा? कह रहे कुछ तो करा होगा इंटर में। कह रहे हाँ कचौड़ी की दुकान खोली थी, सारे बिजनेस कंट्रोल सब पता है मुझे। कह रहे नहीं बिजनेस के बारे में, ऑडिट के बारे में क्या पता? कह रहा ऑडिट के बारे में मुझे ये पता है कि अगर एक चीज़ इधर लिखी हो और एक चीज़ इधर लिखी हो, दोनों आपस में बैठ जाए तो मतलब वो ऑडिट है। कि यानी कि अगर वाउचर में जो एंट्री हो वही किताब में हो तो मतलब वो ऑडिट है, सेम टू सेम। कह रहे और? कह रहे और तो कुछ नहीं, बस इतना ही पड़ा है। कह रहा अच्छा नंबर किस में आए थे सबसे ज़्यादा? कह रहा टैक्स में। कितने? पूरे 51 नंबर आए थे। ठीक है। हाँ सबसे ज़्यादा आए थे टैक्स में, पूरे 51, सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा। तो कह रहा अच्छा चलो टैक्स ऑडिट कराते हैं,
मुकुंद और आर्यन गए अंदर क्लाइंट के पास। क्लाइंट मुकुंद को तो जानता ही था कि एक नंबर का निकम्मा आता नहीं है। तो मुकुंद ने कहा कि क्लाइंट, ये नया लड़का आया है, आप इसको अपनी कैश बुक दो और कैश के खर्चे आज ये सारे चेक करेगा। कैश के खर्चे चेक करने में क्या होता है कि अगर आप 10,000 से ऊपर कैश का खर्चा करते हो तो वो डिसअलाउ हो जाता है, इनकम टैक्स वाले उसको अलाउ नहीं करते। तो इसने कहा कि बेटा देखता जा, जितने वाउचर है कैश वाले 10,000 से ऊपर क्यों तो अलग कर देना, और बाकी चेक करते जाना कि जो जो वाउचर है वो सारी कैश बुक में एंट्री है या नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एंट्री हो या कुछ छूट रखी हो तो नोट करके रख लेना, और हम आते हैं थोड़ी देर में। कह रहा भैया कहाँ मेरी बाइक की चाबी? कह रहा भैया नहीं सर बोलो मुझे पहली बात तो, ठीक है। और बाइक की चाबी का क्या मतलब है? हम जाते हैं मतलब क्या है, पैदल जाएंगे, बाइक से जाएंगे ना। तो तुम यहाँ पे ऑडिट करो और अगर ऑफिस से फ़ोन है तो मेरे को तुरंत फ़ोन कर देना कि सर का फ़ोन है, और उनको बोलना कि भैया क्लाइंट के साथ गए हैं, स्टॉक देख रहे हैं। ऐसे नहीं बोलना बाइक चलाने गए हैं। और कोई क्वेरी हो तो फालतू परेशान मत करना, हम आएंगे देख लेंगे। तो आर्यन ने कहा ठीक है। आर्यन चेक करने लगा। आर्यन को मिले खर्चे 10,000 से ऊपर के। पहला खर्चा मिला 50,000 का। तो आर्यन ने क्लाइंट को बुलाया कि ये 10,000 से ऊपर का खर्चा है, तुमने कैश में कर रखा है, इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा। क्लाइंट कह रहा कि सर ये आपके सीए ने डलवाया था, उन्होंने कहा था कि 4-5 बार में बिल करके डाल देना, अलग अलग 10-10 हज़ार करके 5 दिनों में अलग अलग, तो डिसअलाउ नहीं होगा। कह रहा है ऐसे नहीं, मेरे सर ऐसे गलत काम नहीं कर सकते, मैं बहुत जानता हूँ अपने सर को, उनका शहर में बहुत नाम है। फिर एक 3 लाख का खर्चा था, उसने फिर वही रीज़न दिया कि सर ये आपके सीए ने डलवाया है, और 10-10 हज़ार करके कह रहे 30 दिनों में पेमेंट दिखा देना और फिर डिसअलाउ नहीं होगा। कह रहा है तुमने रिटर्न भर दी इस साल की? कह रहा हाँ सर वो तो कब की भर दी। कह रहा फिर ऑडिट क्यों करा रहे हो, रिटर्न भर दी तो? जब तुमने रिटर्न भरी दी तो ऑडिट कराने का सेंस क्या? कह रहा सर वो तो आप देखो आप कर रहे हो ऑडिट, हम तो करा ही नहीं रहे, ज़बरदस्ती आए हो आप। तो कह रहा अच्छा तू जा, तेरे को कुछ नहीं पता, मैं सर से बात कर लूँ अपने आप। तो कह रहा है सर ऐसा कुछ नहीं है, आपके सीए ने ही कराया, हमारे यहाँ सबकी सैलरी जाती है, सबकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, हम सबको 15-15 दिन में पेमेंट करते हैं कि भाई 8-8 हज़ार करके, ताकि वो डिसअलाउ ना हो। आर्यन कह रहा है ऐसे तो बहुत ज़्यादा खर्चा बन जाएगा। आर्यन ने टोटल किया, 1-2 करोड़ के खर्चे बन रहे थे टैक्स वाले सारे। तो अब आर्यन को लगा कि भैया मेरे को पूछना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। तो एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए हूँ क्या, मुकुंद के पास फ़ोन करा। हाँ फ़ोन उठाया इसने। कह रहा हाँ बता सर से ऑफिस से फ़ोन आया क्या? कह रहा नहीं वो मेरे को कुछ पूछना था। कह रहे तेरे को कितनी बार कहा ना पूछने के लिए फ़ोन मत कियो, सर फ़ोन करे तो मेरे को फ़ोन करियो, फ़ोन रख। इसने फ़ोन रख दिया। ये इसलिए फ़ोन तो नहीं करता मुकुंद को कि सर नहीं मैं मुकुंद को फ़ोन नहीं करूँगा, मैं किसी को भी फ़ोन करूँ पर मुकुंद को फ़ोन नहीं करूँगा। तो फ़ोन रख दिया। इसको पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, किस चीज़ की? बाइक की, व्हीली की, कि व्हीली मार रहे हैं सर ब्रूम ब्रूम करके। इसको लग रहा है आज मेरी ऑडिट भी गई और बाइक भी गई। तो इसने कहा कि मैं सर से पूछूं एक बारी। 12 बज रहे थे दोपहर के, तो सर अपना आराम कर रहे थे घर पे। अगर आप आराम करोगे तो ही आपका दिमाग शांत रहेगा, और ओनली देन यू विल बी अ गुड प्रोफेशनल। तो सर अपना डेली की तरह 12 से 2 सोते थे, और आर्यन ने 12:30 बजे सर को मैसेज किया कि सर देखो ऐसा ऐसा है और मुझे बताओ कि क्या करना अब। सर का कोई जवाब नहीं। आर्यन ने फ़ोटो खींच के भेजी कि सर यहाँ पे बहुत फ्रॉड हो रहा है और 1 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड है। मैं तो कहता हूँ कि हमें MCA में रिपोर्ट कर देना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ MCA क्या, हमें तो इनकम टैक्स में भी रिपोर्ट कर देना चाहिए, 1 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड है। सर ने कोई जवाब नहीं दिया। सर सो रहे अपना मस्त एकदम। आर्यन कह रहे क्या करें। आर्यन ने फिर मैसेज किया, सर प्लीज़ जवाब दीजिए, सर जवाब दीजिए, हर 5 मिनट में सर प्लीज़ जवाब दीजिए। आर्यन का सफर कहाँ है, इसने तो बता दिया। तो 5-10 मैसेजेस भेजने के बाद कि सर प्लीज़ जवाब दीजिए, सर का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो आर्यन को अपने पापा की बात याद आई। पापा ने आर्यन को एक बार बचपन में सिखाया था कि हमेशा सच्चाई के साथ रहना, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर कुछ भी हो तो सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। आर्यन ने कहा क्या करें। फिर इसको फाइनली आइडिया है कि जब दुनिया में कोई काम नहीं आता तो काम आता है सोशल मीडिया, ट्विटर नहीं सोशल मीडिया। तो आर्यन ने सारी फ़ोटो खींची, व्हाट्सएप पे एक रील बना के अपलोड करी कि देखो फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ऑडिट, फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप, मैंने पकड़े 1 करोड़ के टैक्स फ्रॉड एंड आई एम लविंग इट।
उसके बाद आर्यन ने इंस्टाग्राम पे रील्स डाली, स्टोरी डाली और ट्विटर पे ट्वीट डाला कि यू नो दिस पर्टिकुलर कंपनी इज कोजिंग अ लॉस टू आवर बिलवड नेशन, डूइंग टैक्स फ्रॉड, हैशटैग स्टॉप टैक्स इवेजन। अब सारी जगह से लाइक वाइक आने लगे एकदम। एक लड़की थी आर्यन के इंस्टाग्राम पे, उसने भी लाइक वाइक करके बोला कि क्या बढ़िया काम कर रहा है। आर्यन को लगा कि ओहो लाइफ सेट, नौकरी मिल गई, छोकरी मिल गई और रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। अब आर्टिकलशिप में पहले दिन आए हैं, सर ने फील्ड वर्क पे भेजा और हमने इतना बढ़िया काम मिला, अब घर जाके शाबाशी मिलेगी। तो मुकुंद ने तो अभी भी फ़ोन नहीं उठाया, वो अभी भी अपना मस्त है। 1-1.5 घंटा हुआ, सर उठे, सर ने देखा आर्यन का स्टेटस उठते सबसे पहले कि एकदम आर्यन ने रील वील बना के डाल रखी है। तो इन्होंने फ़ोन किया कि आर्यन ये क्या करा तूने, क्या हो क्या रहा वहाँ पे? कह रहा है सर ऐसे ऐसे है, और इन्होंने सारे खर्चे गलत डाल रखे हैं। और मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको मैसेज भी किया था, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब आप उठ ही गए हो तो हमें इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देना चाहिए। वो कह रहे एक काम कर, तू पहले तो तूने किस किस को बताया? कह रहे किसी किसी को नहीं बताया, मैंने सिर्फ अभी व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला है, इंस्टाग्राम पे रील डाली है और ट्विटर पे ट्वीट किया है। थोड़े से लाइक्स आए, थोड़े से दोस्तों को पता चला, तो वो कह रहे कि सब हटा दे और मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। आर्यन कह रहे पर सर क्यों हटाना, मस्त लाइक आ रहे हैं एकदम ही, आप चिंता मत करो। कह रहे नहीं सब हटा दे, मैं आ रहा हूँ और तू वापस आ जा, मैं देख लूँगा आके। सर ने कह रहा अच्छा सर ठीक है मैं हटा देता हूँ, लेकिन वो मेरे चाचा इनकम टैक्स में थे तो मैंने उनको भी बताया था, तो उनको भी मना कर दूँ क्या? कि वो कह रहे थे कि मैं आता हूँ बेटा। वो कह रहे अच्छा बेटा और किसी को बताया? कह रहे हाँ पापा की जान पहचान है आज तक में, तो हमने आज तक वालों को भी, मेरे अंकल हैं जो कहते नहीं है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए, उनको भी फ़ोन करके बताया था। वो कह रहे बेटा भेज रहा हूँ, टीम भेज रहा हूँ, तो आप उनको भी मना करना है क्या? तो सीए साहब तो सीए साहब कह रहे नहीं बेटा किसी को मना नहीं करना, तू एक काम कर, तू वहीं रहे, तू अपनी फ़ोटो खिंचा, मैं जा रहा हूँ। तो तब से सीए साहब और ये मुकुंद दोनों अंडरग्राउंड हैं, तब से बाहर नहीं निकले। तो फिर आर्यन ने अपनी मस्त फ़ोटो वोटो खिंचाई, 1 करोड़ के टैक्स फ्रॉड पकड़वाए और वो सीए फर्म हो गई बंद। पहले दिन ठीक है, अब सीए फर्म बंद हो गई तो सबको लगा, मैंने तुमको डॉन की कहानी सुनाई थी, डॉन बहुत इंटेलिजेंट, तो डॉन को लगा कि मेरी फर्म में भी ऐसा कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई आइटम पीस हो, जैसे तो आइटम पीस हो तो उसके लिए मेरे को कुछ करना चाहिए। तो डॉन ने क्या करा, बैठ के एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया कि अब से जो भी आर्टिकलशिप में या फिर कंसल्टेंट जाएगा ऑडिट करने, वो एक ऑडिट प्रोग्राम लेके जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है, क्या होता है, खोलो पेज नंबर 36। देखो ये होता है ऑडिट प्रोग्राम, जिसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि भैया आपको ये काम करने हैं। अजर्शंस आप लोगों को समझ में आती हैं, अजर्शंस की वीडियो भी मैंने डाली थी यूट्यूब पे। अजर्शंस होती हैं एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन की, आपको किसी चीज़ को लेके, अगर बैलेंस शीट में फ्रिज है तो आपको उसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है, बैलेंस शीट में बिल्डिंग है आप उसकी एग्जिस्टेंस चेक करोगे, आप उसकी वैल्यूएशन चेक करोगे कि जो कंपनी ने दिखा रखी है वो सच में उतनी है क्या नहीं है, क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है क्या नहीं है, क्या उसका राइट एंड ऑब्लिगेशन कंपनी के नाम पे ही है ना। ऐसा तो नहीं कि रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ है कि रेलवे आपकी संपत्ति है तो उन्होंने रेलवे डाल दी अपनी बैलेंस शीट में, आप ही का सब कुछ है ना। और एग्जिस्टेंस या वैल्यूएशन इन सबको वेरीफाई करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लगाते हैं, वो सारे स्टेप्स एक एक करके उसमें लिखे होते हैं। अगर आर्यन को पता होता कि भैया ये काम में गड़बड़ी मिल रही है लेकिन मेरे पास और 4 काम है तो इसको छोड़कर मैं बाकी कर लेता हूँ, तो आर्यन सोशल मीडिया तक नहीं पहुँचता। लेकिन आर्यन को कुछ बता के गया नहीं था, ये कह रहा था ऑडिट कर ले, तो इसीलिए उसने हर एक चीज़ लिख दी ताकि अब कोई भी जाए तो उसको पता रहे कि भैया क्या क्या चीज़ें करनी है, किस एक्सटेंट तक चेकिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें पूछनी है। देखो 1 मिनट, ये आपको याद नहीं करना है, जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए डाले कि एक्चुअल लाइफ में एक ऑडिट प्रोग्राम दिखता कैसा है। जैसे पहला उसने स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप 12 में 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो सारे पॉइंट्स एक के साथ एक कनेक्टेड होंगे। ये चाहता क्या है,
डिटरमाइन इफ अ फिक्स, एक सेकेंड, determine if a fixed asset register is maintained and includes all capital purchases and disposal. Updates to the fixed asset register should be authorized. कि fixed asset register maintain कर रखा है, उसमें सारी fixed assets हैं, सारी चीज़ें, अगर कोई अपडेट है तो वो authorized है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको एक कॉपी लेनी है फिक्स एसेट रजिस्टर की, फिर रिव्यू द रजिस्टर टू इंश्योर दैट कैपिटलाइज्ड आइटम आर इन लाइन विद द पॉलिसी, कि कहीं कैलकुलेटर को तो उन्होंने फिक्स एसेट नहीं दिखा रखा क्योंकि 3 साल तक यूज़ करते हैं, कंपनी की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से कैपिटलाइज कर रखे आइटम्स के नहीं कर रखे। डिटरमाइन हु कैन मेक अमेंडमेंट्स टू द फिक्स एसेट रजिस्टर एंड वेदर अमेंडमेंट्स आर चेक्ड एंड ऑथराइज। ऐसा तो नहीं कि कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है, कौन अमेंडमेंट कर सकता है, कंपनी ने पॉलिसी बना रखी है क्योंकि ये बंदा अमेंडमेंट कर सकता है, और क्या वो अमेंडमेंट ऑथराइज है। वेरीफाई वेदर अ फिक्स एसेट रजिस्टर इज रिकनसाइल्ड अगेंस्ट द जनरल लेजर, कि जनरल लेजर के साथ रिकनसाइल करा हुआ है कि नहीं। ये सारे स्टेप्स हैं कि आपने फिक्स एसेट रजिस्टर लिया, आपने देखा, इधर देख लो मेरी तरफ, कि कौन कौन उसमें चेंजेस कर सकता है, जो चेंजेस कर सकता है क्या वो चेंज करने से पहले ऑथराइज कराता है, ठीक है। जो आइटम्स फिक्स एसेट रजिस्टर में डाल रखी क्या वो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से हैं। ये सब क्या दिखा रहे, क्या लिख रहे हैं हम, कि ऑडिटर को जाके क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और किस चीज़ से रिलेटेड चेक करनी है। ये सारी चीज़ें फिक्स एसेट से रिलेटेड चेक करनी है। नीचे आ जाओ, फिक्स एसेट की एग्जिस्टेंस कैसे चेक करना है। डिटरमाइन इफ फिक्स एसेट्स आर फिजिकली वेरीफाइड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड अग्रीड टू द फिक्स एसेट रजिस्टर। जैसे स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बेंचेज होते हैं, बेंचेज उनके लिए फिक्स एसेट है, दुनिया भर के बेंचेस होते हैं, तो क्या उनकी काउंटिंग होती है टाइम टू टाइम, या चेयर्स की काउंटिंग होती है टाइम टू टाइम, ठीक है, वो देखेगा। एंड इंक्वायर वेदर फिक्स एसेट्स वर लास्ट फिजिकली वेरीफाइड, कि कब लास्ट काउंटिंग हुई थी। एक्चुअल में जितनी फिजिकल जितने बेंचेस एग्जिस्ट करते हैं उतने ही किताब में लिखे हैं, फिजिकल काउंटिंग और किताब वाली काउंटिंग मैच हो रही है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं ऑडिट प्रोग्राम, कि भैया आप जाओगे, आप यही चीज़ें क्लाइंट से पूछोगे, चेक करोगे कि कब हुई थी लास्ट में चेकिंग, कब हुई थी लास्ट में काउंटिंग। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली वैल्यूएशन आप कैसे चेक करोगे किसी भी चीज़ की, कि क्या कोई रिवैल्यूएशन मेड हुई है, बिल्डिंग की वैल्यू चेंज करी है आपने, अगर करी है तो किस बेसिस पे करी है। वैल्यू या तो घटती है या तो बढ़ती है, बढ़ेगी तो आप देख लोगे किस बेसिस पे रिवैल्यूएशन है, घटेगी कैसे, डेप्रिसिएशन से, तो आप कंपनी से मांगोगे डेप्रिसिएशन की पॉलिसी। देखो अगला, ऑब्टेन द डेप्रिसिएशन पॉलिसी एंड रिव्यू द फिक्स एसेट रजिस्टर टू इंश्योर कि डेप्रिसिएशन जो है वो सही से अप्लाइड किया है। SLM WDV 10% 12% सेम टू सेम हर साल कंसिस्टेंटली अप्लाई किया हुआ। इससे आपको क्या समझ में आएगी किसी चीज़ की वैल्यूएशन, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम किस तरह से बना जाता है, एक स्टेप दूसरे के साथ लिंक्ड होता है, एक के बाद एक, कि भैया अब क्या करना है, अब क्या करना है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि एग्जिस्टेंस की असर्शन आपको चेक करनी है तो आप ये करो, और वैल्यूएशन की असर्शन आपको चेक करनी है तो आप ये स्टेप्स परफॉर्म करो, ठीक है। पढ़ें अब एक्चुअल में कि क्या होता है एक ऑडिट प्रोग्राम। देखो इसमें लिखा हुआ है, इट इज डिजायरेबल दैट, देखो आज से पहले जब तक आर्यन ने कांड नहीं किया था और सीए फर्म बंद नहीं हुई थी तो ऑडिट्स तो हो रही थी, सब कुछ चल रहा था, तो क्या जरूरी था ऑडिट प्रोग्राम? जरूरी नहीं था, लेकिन दोनों को लगा कि भैया हमारी फर्म बंद नहीं होनी चाहिए, तो उसने लगा दिया भैया मेरी फर्म में तो जाएंगे। अब कोई और लगाना चाहे सेम ऑडिट प्रोग्राम अपनी फर्म में तो लगा दे, वरना नहीं। ये बोल रहा है कि इट इज डिजायरेबल, अच्छा होगा कि अगर आप लगा दें तो, दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑडिट एंड मोर पर्टिकुलरली फॉर बिगर ऑडिट्स एंड ऑडिट प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन अप। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड एंड सेट आउट इन सच अ वे दैट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेप टू अनदर इज क्लियरली शोन। एक स्टेप के साथ दूसरे स्टेप की रिलेशनशिप शोन होती है। जैसे कि पहले आप डेप्रिसिएशन की पॉलिसी ऑब्टेन करोगे, फिर आप कैलकुलेट करोगे कि डेप्रिसिएशन पॉलिसी के हिसाब से ही लगाया गया कि नहीं गया, तो एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप, दोनों आपस में रिलेटेड हैं। वैल्यूएशन चेक करोगे तो उसमें आप एक घटने वाली चीज़ चेक कर ली, अब आप रीवैल्यूएशन चेक कर लोगे कि जो आपने वैल्यू बढ़ाई है वो सही से बढ़ाई है, किस चीज़ के अनुसार बढ़ाई है। समझ में आ रही है? आपस में स्टेप इंटर रिलेटेड होते हैं। कीपिंग इन व्यू द assertions discernible in the statements of account produced for audit or on the basis of an appraisal of the accounting records of the client.
इसमें ये भी बता रहा है कि आप कौन सी अजर्शंस चेक करते हो, कीपिंग इन अकाउंट द अजर्शंस। ठीक है, हमने देखा ऑडिट प्रोग्राम में बता रहा है कि भाई एग्जिस्टेंस के लिए ये चीज़ें चेक करनी है और वैल्यूएशन के लिए ये चीज़ें चेक करनी है। नेक्स्ट, एन ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स ऑफ अ गिवन एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस। आप उनसे पॉलिसी लोगे, फिक्स एसेट का रजिस्टर लोगे, तो वो सब क्या चीज़ें हैं, वो सब एक एविडेंस है कि भैया एक्चुअल में जो चीज़ें होनी चाहिए थी वैसे ही हो रही। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप एविडेंस ले सकें। एविडेंस के बेसिस पे आप क्या ड्राफ्ट करते हो, कंक्लूजन, ऑडिट कंक्लूजन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर इन द गिवन सर्कमस्टांसेस with instructions for the appropriate techniques to be adopted for accomplishing the audit objective। एक डिटेल प्लान है ताकि आप अपने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ठीक है मैडम, समझ में आ रहा है? अब एक काम करो, पेन ले लो हाथ में और टिक लगाते जाओ जोन सा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखो, क्या आप एक जगह ऑडिट करने गए जो लेस की कंपनी थी। लेस क्या कहता है, आलू खरीदता है, चिप्स बनाता है, पैकेट बना के बेचता है। और आप दूसरी कंपनी में ऑडिट करने गए जो गाड़ी बनाती है। गाड़ी वाली कंपनी क्या करेगी, तरह तरह के पार्ट्स लेगी, कोई स्टील लेगी, कभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लेगी, कभी टायर लेगी, रबड़ लेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, 50 तरह के टायर लेगी। तो क्या दोनों कंपनी के लिए ऑडिट प्रोग्राम सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, अलग अलग होना पड़ेगा ना। देखो, बिजनेसेस वेरी, हेडिंग क्या है, evolving one audit program not practicable for all businesses। businesses vary in nature, size and composition। अलग अलग बिजनेस हैं, दोनों का नेचर अलग अलग है, साइज अलग अलग है। वर्क विच इज suitable in one business may not be suitable to others। efficiency and operation of internal controls and exact nature of services rendered by the auditor are the other factors that vary from assignment to assignment। internal controls लेस की कंपनी में और गाड़ी वाली कंपनी में अलग अलग होंगे, किसने कितने इफेक्टिव लगा रखे हैं वो भी अलग अलग होगा। तो ऑडिटर जिस तरह की सर्विसेज देगा, जिस तरह की चेकिंग करेगा, वो भी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ये बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी, इंटरनल कंट्रोल अगर एफिशिएंट नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, ज़्यादा प्रोसीजर्स करोगे कि कम करोगे, ज़्यादा करोगे। और वही अगर इंटरनल कंट्रोल्स बहुत एफिशिएंट होंगे तो आप कम करोगे। तो डिपेंड करता है कि ऑडिट प्रोग्राम में कितने प्रोसीजर्स डालने हैं ऑन इंटरनल कंट्रोल। दूसरा, ऑडिटर क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहता है उस कंपनी के लिए, वो भी डिपेंड करता है। ये वही बोल रहा कि इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी और ऑडिटर की सर्विसेज का नेचर वेरी करता है फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट। ऑन अकाउंट ऑफ सच वेरिएशंस, इन्हीं वेरिएशंस की वजह से इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेसेस अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इज नॉट प्रैक्टिकेबल। However, it becomes a necessity to specify in detail in the audit program the nature of work to be done so that no time will be wasted on the matters not pertinent to the engagement and any special matter or any specific situation can be taken care of। ये बोलता है कि ऑडिट प्रोग्राम में आप हर एक चीज़ को डिटेल में लिखते हो ताकि जोन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं आप उन पर टाइम ना लगाओ और जोन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप उनका ध्यान रखो। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ समझ में आ गया? फिर है द असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, कि हमने आर्टिकल असिस्टेंट को या फिर ऑडिट असिस्टेंट को भेज तो दिया, अब वो सिर्फ वही चीज़ें कर रहा है जो ऑडिट प्रोग्राम में लिखी है। अब उसको दिख रहा है कि और गड़बड़ी हो सकती है, मैनेजमेंट के जवाब सही नहीं आ रहे। ठीक है, मैनेजमेंट ने ई वे बिल 50 कैंसिल कर रखे हैं, बना के कैंसिल कर रखे हैं। जो उनसे कैंसिल नहीं कर रखे वो तो दिख रहे किताब में, लेकिन इतने सारे क्यों कैंसिल कर दिया मैनेजमेंट डेली? नॉर्मल बिजनेस में तो नहीं होता। तो उसको जाके क्या करना चाहिए था, डोन को बताना चाहिए था कि सर देखो ऐसी चीज़ें हैं और इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, हो सकता है मैनेजमेंट कुछ यहाँ पे गड़बड़ी कर रही हो। ठीक है, तो ये बोलता है कि असिस्टेंट को एक ओपन माइंड रखना चाहिए। टू स्टार्ट विथ, एन ऑडिटर हैविंग रिगार्ड टू नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बिजनेस एंड डिपेंडेबिलिटी ऑन द इंटरनल कंट्रोल एंड द गिवन स्कोप ऑफ वर्क। ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम किस किस चीज़ों के हिसाब से बनाएगा, बिजनेस के हिसाब से, नेचर स्कोप एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बिजनेस, डिपेंडेबिलिटी ऑन द इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो कम स्टेप्स, अगर बेकार हैं तो ज़्यादा स्टेप्स, एंड द गिवन स्कोप ऑफ वर्क, इसको क्या क्या कवर करना है, इन तीनों चीज़ों के हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। ठीक है,
ही शुड फ्रेम अ प्रोग्राम विच एम एट प्रोवाइडिंग मिनिमम एसेंशियल वर्क विच मे बी टर्न्ड एज अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम। ये सारी चीज़ें देख के वो इतने स्टेप्स लिखता है कि भैया 50 चीज़ ये वाली तो करनी ही करनी, ये वाले स्टेप्स तो परफॉर्म करने ही करने, जैसे कि फिक्स एसेट रजिस्टर तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि फिक्स एसेट्स हैं, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी भी लेनी ही पड़ेगी। अब मैंने आपको समझाया था कि डोन अपने 3 आदमी भेजता है, कौन से? हाँ, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। इनका काम क्या होता है? रिस्क असेस करना। उसको ये पता है कि भैया लेस की फैक्ट्री है, लेस की कंपनी है, उसका काम है आलू से चिप्स बना के और पैकेट बना के बाजार में बेचना। तो उसके लिए मेरे को ये फलानी चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। फिक्स एसेट का रजिस्टर तो लेना ही पड़ेगा, चाहे रिस्क हो चाहे ना, ठीक है, फिक्स एसेट्स तो देखनी पड़ेंगी। अब वो 3 लोगों को भेजेगा, उसके बाद वो बताएंगे कि भैया इस जगह पे ज़्यादा दिक्कतें हैं, इस डिपार्टमेंट में कम दिक्कत है। उसके हिसाब से वो अपने ऑडिट प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देगा। पहले उसने एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया कि ये चीज़ें तो करनी है, दैट इज़ मिनिमम एसेंशियल वर्क, जो हम हर ऑडिट में करते ही हैं, ठीक है। हम क्लाइंट से बुक्स मांगते हैं, हम क्लाइंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर वो देखेगा, लोग जाएंगे, रिस्क असेस करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, जो भी गलतियां मिलेंगी उसके हिसाब से मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। एंड एज एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क, द प्रोग्राम में बी अल्टर्ड टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन विच वर लेफ्ट आउट ओरिजिनली but are found relevant for the particular concern. Similarly, if any work originally provided proved to be unnecessary, it may be dropped. अगर ऐसा लगता है कि भैया ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको हटा सकते हो। आपको लगता है कि कुछ ऐड करना चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। इसीलिए वो बोलता है कि असिस्टेंट को एक ओपन माइंड रखना चाहिए ताकि कुछ ऐड या डिलीट करा जा सके। बात समझ में आ रही है? The assistant engaged in the job should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him. He should be instructed to note and report significant matters coming to his notice to his seniors or to the partners or the proprietor of the firm engaged for doing the audit. आपको दिख रहा है कि भैया 50 बार ई-वे बिल कैंसिल कर रखे हैं, हर हफ्ते में 50 ई-वे बिल कैंसिल कर रखे हैं, तो आप उसको नोट करो और रिपोर्ट करो, या तो अपने सीनियर्स को या पार्टनर्स को या मैनेजर्स को, जिसको भी आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। हमने देखा कि ऑडिट प्रोग्राम को हमें एडिट करना चाहिए, कुछ चीज़ें हटा देनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐड कर देनी चाहिए। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम रिव्यू करें ऑडिट प्रोग्राम का कि क्या ये प्रोग्राम अभी भी रेलिवेंट है, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। देखो, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम टू असेस वेदर द सेम कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंस अबाउट द ट्रांजैक्शन। हमें जो भी नॉलेज चाहिए क्लाइंट से कि आपके यहाँ कौन से फिक्स एसेट्स हैं, या फिर हमें किसी चीज़ के बारे में एविडेंस चाहिए कि भैया जो चेंज कर सकता था उसी ने चेंज किया है, ऑथोराइज तरीके से ही ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो इन सब को हमें ऑडिटर असेस करेगा कि जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज चाहिए, जिस चीज़ के बारे में हमें एविडेंस चाहिए, क्या वो सब एविडेंस और नॉलेज इस प्रोग्राम से मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, ठीक है। अगर वो टाइम टू टाइम असेस नहीं करेगा तो क्या होगा? हाँ, ऑडिट रिडंडेंट हो जाएगा, ऑडिट का कंक्लूजन सही नहीं निकलेगा। अनलेस दिस इज डन, एनी चेंज इन द बिजनेस पॉलिसी ऑफ द क्लाइंट मे नॉट बी एडिक्वेटली नोन एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑडिट वर्क मे बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्सोलीट प्रोग्राम, कि जो पुराना प्रोग्राम है उसी के बेसिस पे हम कैरी आउट कर रहे हैं। फॉर दिस नेग्लिजेंस होल ऑडिट में बी हेल्ड एज नेग्लिजेंटली कंडक्टेड। कोई भी कह सकता है कि भैया तुमने ध्यान से ऑडिट करा ही नहीं, क्योंकि तुमने अपडेशंस करी नहीं, चीज़ें जो चाहिए थी वो तुमने करी ही नहीं। तो इसलिए बोलता है अगली लाइन में कि यूटिलिटी तभी रहेगी जब आप रिव्यू करोगे। यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैन बी रिटेन्ड एंड एनहांस्ड ओनली बाय कीपिंग द प्रोग्राम द क्लाइंट्स ऑपरेशन एंड इंटरनल कंट्रोल, कि हमारा प्रोग्राम कैसा है, क्लाइंट के ऑपरेशन कैसे और इंटरनल कंट्रोल कैसा है, उसका हम टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें अंडर पीरियोडिक रिव्यू सो दैट द इनएडिक्वेसीज एंड रिडंडेंसीज ऑफ द प्रोग्राम मे बी रिमूव्ड, ठीक है। फिर ये बोलता है कि ऑडिट प्रोग्राम में सिर्फ टास्क नहीं होते कि क्या क्या करना है, इंस्ट्रक्शन भी होते हैं कि भैया कितना करना है और कैसे चेक करना है इस चीज़ को। ऑडिट प्रोग्राम में नॉट ओनली लिस्ट द टास्क टू बी कैरिड आउट बट ऑल्सो कंटेन्स अ फ्यू रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ चेकिंग और सैम्पलिंग प्लान, कि आपको किस तरह से सैम्पलिंग करनी है, किस तरह से कितना चेक करना है। सो एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज नॉट ऑफिशियली चेंज्ड बाय द प्रिंसिपल, every assistant deputed on the job should unfailingly carry out the detailed work according to the instructions governing the work. जब तक प्रोग्राम चेंज नहीं होता तो आप सेम टू सेम काम करते रहें,
अब आप बोलेंगे कि अगर सर सेम टू सेम करेंगे तो एक रिजिडिटी का एलिमेंट आ जाएगा, तो ये बोलता है कि ऐसा नहीं है, अगर आप टाइम टू टाइम पार्टनर को बताते रहे और वो चेंज करता रहे तो रिजिड नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा और ऑडिट सही से कंडक्ट होगी। मेनी पर्सन्स बिलीव दैट दिस ब्रिंग्स एन एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी इन द ऑडिट प्रोग्राम। दिस इज नॉट ट्रू प्रोवाइडेड द पीरियोडिक रिव्यू इज अंडरटेकन to keep the program as up to date as possible and by encouraging the assistants on the job to observe all salient features of the various accounting functions of the client। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो सर ये जैसे वो यहाँ पे हमने जो पढ़ा था असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, हाँ यहाँ पे तो वो कहता है कि जो चीज़ नहीं हाँ। बता दो। वो कह रहा है कि असिस्टेंट शुड कीप एन ओपन माइंड, उसको देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। उसने ओपन माइंड रखा, सारी चीज़ें सुनी, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, देन ही शुड नोट एंड रिपोर्ट, नोट कर ले और रिपोर्ट कर ले। चेंज कौन करेगा? पार्टनर या प्रिंसिपल या मैनेजर, जो भी सीनियर होंगे वो नोट और रिपोर्ट कर दे। फिर ये बोलता है कि एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी नहीं आएगा अगर वो ओपन माइंड रखता है, सब कुछ चीज़ें चेंज करता है और पीरियोडिक रिव्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है प्रोग्राम में बी ऑल्टर टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, कौन सी लाइन में लिखा है? यहाँ पे सर, अरे यहाँ पे नहीं, लाइन, पैराग्राफ में असिस्टेंट पेज नंबर 37 की। दिखाना मेरे को, दिखा, हाँ हाँ दिख गया, दिख गया। प्रोग्राम में भी ऑल्टर्ड टू द सिचुएशन। हाँ, प्रोग्राम ऑल्टर ये बोलता है कि जैसे जैसे आप ऑडिट करते हो आपको कुछ कुछ चीज़ें पता लगेंगी। जैसे वो ई वे बिल वाला एग्जाम्पल था, आपको पता लगा कि ये चीज़ें हो रही हैं। एज एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द ऑडिट, आपको एक्सपीरियंस मिला कि भैया ये चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है। द प्रोग्राम मे बी ऑल्टर्ड, ये थोड़ी बोल रहा असिस्टेंट ऑल्टर करेगा, प्रोग्राम ऑल्टर किया जा सकता है टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशंस जो कि ओरिजिनली छूट गई थी, या फिर बट आर फाउंड, जो ओरिजिनली छूट गई थी बट रेलिवेंट है। दूसरा, सिमिलरली अगर कोई काम हमने लिखा था कि भैया ये भी करना है और हमें लगा कि अब नहीं करना चाहिए, तो वो ड्रॉप ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो चेंज करने के बजाय यही करता रहे, क्या दिक्कत है? ठीक है, मतलब पूरे एक हम ऑडिट प्रोग्राम चेंज करें ना, नहीं बताओ, पूछो पूछो। एक हम पूरा ऑडिट प्रोग्राम चेंज करें, वो प्रिंसिपल वगैरह करेगा, एक हम एज अ ऑडिटर रहे कि भाई ये चीज अनरेलेवेंट है हमारे उसके लिए, और हमें ये अलाउ कर रहे हैं कि भाई ऑल्टर कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर रेलेवेंट है तो मत करो। ऐसे बोलते हैं कि आप ऑडिट प्रोग्राम को ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ये नहीं बोलता कि कौन ऑल्टर करेगा। आप अपनी फर्म में गए, आपका पार्टनर ने कहा कि भैया ये काम कर लो, अगर आप टिक लगा देते हो सब चीज़ों पे तो मैं समझूंगा कि ऑडिट सही से हो गई। इतनी बात समझ में आती है। आपने देखा कि भैया कुछ चीज़ें हैं जो इररेलेवेंट है, तो आप खुद ऑल्टर नहीं करोगे। वैसे ये फर्म की पॉलिसी टू पॉलिसी भी डिपेंड करता है। अगर वो आपको इतनी पावर देते हैं कि आप खुद ऑल्टर कर लो, तो आप खुद ऑल्टर कर लो। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि आप लिख लेते हो कि भैया ये चीज़ नहीं करनी है और क्यों नहीं करनी है। आप पार्टनर को बताते हो, वो बाद में जाके उसको डिलीट कर देता हो, नई लाइन डाल देता है कि भैया इसकी जगह ये कर लो। आगे बात समझ में? पढ़ लो इसको एक बार यहाँ तक, अगर कहीं पे भी कोई डाउट दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुश्किल लग रहा है मैडम? अब 1-2 पेज रह गए छोटे छोटे से। हाँ पढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट पढ़ लो बस। अच्छा, 1-2 सवालों के जवाब दो। इन्वेंट्री काउंट कब करना होता है ऑडिटर को? ईयर एंड पे, 31 मार्च पे। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स अगर अच्छे होंगे तो स्टेप्स कितने होंगे ऑडिट प्रोग्राम में? कम या ज़्यादा? कम होंगे। और इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं होंगे तो स्टेप्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम में स्टेप्स डिज़ाइन करेगा, ये डिज़ाइन करेगा कि कब कब मेरे को ये काम करना है। उसको लगता है कि भैया कार मैन्युफैक्चरिंग या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके लिए मेरे को एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो वो उसमें डेट डाल देगा कि भैया इस तारीख को ये एक्सपर्ट आएगा और इस तारीख को ये वाला पर्टिकुलर काम होगा। अगर किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है तो वो बिना डेट के भी चलने देगा कि भैया फिक्स सेट रजिस्टर ही लेना है तो कभी भी ले लो, चाहे 1 महीना पहले ले लो चाहे 1 महीना बाद में ले लो, क्योंकि ऑडिट हमारी चलेगी। ठीक है, कि ये वाला प्रोसीजर कभी भी कर लो। लेकिन इन्वेंट्री काउंट के लिए क्या उसको डेट डालनी पड़ेगी?
क्यों? क्योंकि वो तो ये एंड पे क्योंकि वो तो इन्वेंट्री, मतलब मेरा मतलब ये था, कंपनी के हम देखेंगे। हाँ इन्वेंट्री काउंट जिस दिन होती है कंपनी की, तो वो वाला प्रोसीजर तो उसी दिन होगा, ठीक है। तो वो डेट डालेगा कि इन्वेंट्री काउंट 26 तारीख को होती है, 31 तारीख को होती है, तो ये वाला प्रोसीजर इस दिन ऑडिटर अवेलेबल होना चाहिए और ये वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है। बाकी प्रोसीजर्स पे वो डेट वेट नहीं भी डाले तो भी चलता है कि भैया ये चीज़ है। दूसरी बात, स्टेप्स डिज़ाइन करते टाइम उसको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या उसको काम करना है, कौन सा डिपार्टमेंट कवर करना है, कौन सी सब्सिडरी कवर करनी है, स्कोप ऑफ द वर्क, ठीक है। आओ 1 मिनट पढ़ो। ये बोलता है द ऑडिट प्लानिंग आइडियली कमेंसेज एट द कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट एंड along with the related program it should be reconsidered for modification as the audit progress। हमने पिछले साल भी ऑडिट करा था, हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया होगा, इस साल हम फिर से अंडरस्टैंडिंग देंगे और देखेंगे कि क्या उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है। Such consideration is based on auditor's review of internal control, his preliminary evaluation and the result of his compliance and substantive procedures। किस बेसिस पे वो मॉडिफिकेशन करेगा कि उसने इस बार फिर से अंडरस्टैंडिंग ली इंटरनल कंट्रोल की, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे और उसके बेसिस पे वो देखेगा कि क्या पिछले वाले ऑडिट प्रोग्राम को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये बोलता है कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते टाइम ऑडिटर कंक्लूड कर सकता है कि दैट रिलाइंग ऑन सर्टेन इंटरनल कंट्रोल इज एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे, हाउएवर he may decide not to rely on internal control where there are more efficient ways of obtaining sufficient appropriate audit evidence। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो उन पर रिलाई कर लो, अगर अच्छे नहीं है या फिर कोई और ज़्यादा अच्छी चीज़ एविडेंस हमें मिल सकता है तो उन पर रिलाई मत करो। नेक्स्ट इज द ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर, प्रोग्राम बनाते वक्त वो क्या क्या देखेगा, टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर, ये बात समझ में आती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी असिस्टेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट, कि भैया हमें क्लाइंट से इस दिन ये वाली बात पूछनी है तो क्लाइंट अब अवेलेबल है तो हम ये वाली चीज़ अभी कर लें। अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट्स, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रोग्राम बनाते वक्त ध्यान रखेगा। टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर में कौन सा जो हम डिसाइड, जैसे इन्वेंट्री काउंट, वो क्लाइंट 31 तारीख को करते तो हमें 31 तारीख को ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये बोल रहा है ऑडिटर के पास नॉर्मली फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन डिसाइडिंग व्हेन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, हाउएवर इन सम केसेस उसके पास नो डिस्क्रिशन टू टाइमिंग होती है कि भाई टाइमिंग से वो इधर उधर नहीं कर सकता। जैसे कि वाइल ऑब्जर्विंग एंड टेकिंग इन्वेंट्रीज बाय क्लाइंट पर्सनल, वेरीफाइंग द सिक्योरिटीज एंड कैश बैलेंस एट द ईयर एंड, कैश बैलेंस भी हम ईयर एंड पे ही वेरीफाई करते हैं, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब आप एक ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो, कि स्टे विद इन द स्कोप, अपने स्कोप में रहो, जो चीज़ें आपकी डिसाइड हुई हैं एंगेजमेंट लेटर में वो चीज़ें ही आप ऑडिट प्रोग्राम में डालो। एक रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाओ। तीसरा, आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस फॉर डिराइविंग द नेसेसरी सेटिस्फैक्शन, जैसे कैश के लिए आपने खुद काउंट कर लिया, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप खुद वहाँ पर जाकर देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो ये है बेस्ट एविडेंस इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए। चौथा, apply only those steps and procedures which are useful in accomplishing the verification purpose in the specific situation। सिर्फ वो ही प्रोसीजर लगाओ जिससे आपको अच्छा एविडेंस मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि इन्वेंट्री के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन इज द बेस्ट एविडेंस। हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्या कैसे निकालेंगे दूसरे तरीके से इन्वेंट्री? कैसे? अकाउंट से कैसे? परचेज सेल, हाँ, पर हमने पिछले साल की इन्वेंट्री देखी, परचेज ऐड करी, सेल्स माइनस करी, जो चीज़ें बाहर गई उनको माइनस करा, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिजिकल काउंट इज द बेस्ट एविडेंस, ठीक है। तो सिर्फ वो प्रोसीजर लगाए जो कि यूजफुल हो। इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एरिया एंड सफिशिएंट डिटेल्स विच सर्व एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द असिस्टेंट इन्वॉल्व इन द ऑडिट एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। हमने ऑडिट प्रोग्राम में देखा कि उसमें हेडिंग्स डाल रखी हैं कि भैया एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो ये 4 चीज़ें चेक कर, वैल्यूएशन चेक करनी है तो ऐसे ऐसे ऑडिट प्रोसीजर लगा। तो ये बोलता है कि उसमें ऑब्जेक्टिव भी डालो कि क्या करना है, क्यों करना है, हम ये प्रोसीजर क्यों करना है, क्योंकि इससे हम एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना चाहते हैं। और सफिशिएंट डिटेल डालो जिससे कि जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो आर्टिकल असिस्टेंस के लिए, ठीक है। कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर कि भैया यहाँ गलती हो सकती है। कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स, और बाकी जो भी आइटम्स के साथ जैसे मान लो
मैंने आपको बताया कि कैश काउंट भी लास्ट डे होता है और इन्वेंट्री काउंट भी लास्ट डे होता है, तो आपस में कोऑर्डिनेट कर लो कि भैया आधे लोग इधर जाएंगे, आधे लोग इधर जाएंगे, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम क्यों ही बनाते हैं हम लोग? ताकि हमें ऑडिट एविडेंस मिल सके, जिसके बेसिस पे हम अपनी कंक्लूजन बना सकें। ऑडिट एविडेंस का मतलब बता रखा है पहले कि इट इज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। इसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है, बहुत इंफॉर्मेशन, चाहे वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हो और अदर इंफॉर्मेशन जो भी हमने मैनेजमेंट से ली या फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली, सारी चीज़ें, ठीक है। एविडेंस इज द वेरी बेसिस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ओपिनियन एंड ऑडिट प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रोवाइड फॉर दैट बाय प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर एंड टेक्निक। ऑडिट प्रोग्राम में हम प्रोसीजर्स लिखते हैं, टेक्निक्स लिखते हैं, जिससे कि हम एविडेंस प्राप्त कर सकें, ठीक है। What is best evidence for testing of accuracy of any assertion is a matter of expert knowledge and experience. This is the primary task before the auditor when he draws up an audit program. जैसे कि हमको वैल्यूएशन चेक करनी है, तो उसके लिए हमने कहा कि फिक्स एसेट रजिस्टर लो, रीवैल्यूएशन देखो, डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज देखो, तो इसके लिए ये बेस्ट एविडेंस है। किस चीज़ के लिए क्या बेस्ट एविडेंस होगा वो डिटरमाइन करता है अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से ऑडिटर, ठीक है। और यही उसका काम होता है जब वो ऑडिट प्रोग्राम बना रहा होता है कि भैया ये चीज़ चेक करनी है और इसके लिए मेरे को इस टेक्निक या प्रोसीजर से ये एविडेंस मिलेगा। ट्रांजैक्शंस आर वेरिड इन नेचर एंड इम्पैक्ट, प्रोसीजर टू बी प्रिस्क्राइब डिपेंड अपॉन द प्रायर नॉलेज ऑफ what evidence is reasonably available in respect of each transaction. In most of the assertions, much of the evidence be drawn and each should be considered and weighted to ascertain its weight to prove or disprove the assertion. In this process, an auditor would be in a position to identify the evidence that brings the highest satisfaction. देखो ये जो नीचे ABCDEFGH लिख रखे हैं, ये सब क्या है? ये है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि ये अलग अलग तरह के ऑडिट एविडेंस है। जैसे कि वो डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन कर सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता है, मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन ले सकता है, थर्ड पार्टी से एक्सप्लेनेशन ले सकता है विच इज़ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकता है मैथमेटिकल, या फिर इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर सकता है, मिनट्स देख सकता है। ये सारे तरह तरह के एविडेंसेज हैं। ऊपर वाले पैराग्राफ में ऑडिटर बोल रहा है कि किस चीज़ के बारे में क्या ट्रांजेक्शन लेना है, मतलब क्या एविडेंस लेना है। हमें वैल्यूएशन चेक करनी है, हमें उसके लिए एविडेंस लेना है। हम इनमें से कोई सा भी एविडेंस ले सकते हैं। ऑडिटर डिसाइड करेगा कि उसने जितने एविडेंस लिए क्या उससे उसको पूरी तसल्ली मिल रही है, क्या वो एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है। दूसरा, उसने 3 तरह के एविडेंस लिए, उसने मिनट्स भी ले लिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ले ली और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी ले ली। अब वो उनको लाइन से लगाया कि भैया एक्सटर्नल कंफर्मेशन से सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरा मिनट्स से सेटिस्फैक्शन मिली और तीसरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से मिली। एक दूसरे के कंपेयर करके एक दूसरे से उनको वेट करेगा आपस में कि भैया कौन सा एविडेंस मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा कम ज़रूरी है, ठीक है। वैल्यूएशन सारे चेक कर लिए। मतलब जैसे ऑडिट प्रोग्राम वो डिज़ाइन करेगा तो वो ये लिख सकता है ना कि भैया ये 3 से मेरे को एविडेंस मिल सकता है, मिनट्स से, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से और रिप्रेजेंटेशन से। फिर वो वेट डाल देगा कि अगर आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया, चाहे आप बाकी के लो चाहे ना लो, इससे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। अगर आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिलती तो आप मिनट्स लेने की ट्राई करो। इस तरह से वो वेट कर सकता है और ऑडिट प्रोग्राम में डिज़ाइन कर सकता है कि भैया इस एविडेंस से मेरे को हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इससे मेरे को कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। आ जाओ आगे। द ऑडिटर हाउएवर हैज़ टू प्लेस एन अप्रोप्रिएट वेट, नीचे नीचे नीचे, ऑन ईच पीस ऑफ एविडेंस एंड अकॉर्डिंगली शुड प्रिस्क्राइब द प्रायोरिटी ऑफ वेरिफिकेशन, कि भैया सबसे ज़्यादा तसल्ली मेरे को एक्सटर्नल कंफर्मेशन से मिलेगी तो पहले आप ये लेने की ट्राई करो। प्रायोरिटी ऑफ वेरिफिकेशन ये है। इट इज़ ट्रू दैट इन ऑल केसेस वन प्रोसीजर मे नॉट ब्रिंग द हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन एंड मे बी डेंजरस फॉर द ऑडिटर टू इग्नोर एनी अदर एविडेंस दैट इज अवेलेबल। By the word available, we do not mean that the evidence available with the client is the only available evidence. The auditor should know what normally should be available. जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे हैं इसने 3, कैश इन हैंड के लिए काउंट सबसे बेस्ट एविडेंस है। इन्वेस्टमेंट आपने बैंक में कर रखी है, उसके लिए आप बैंकर सर्टिफिकेट ले लो तो वो बेस्ट एविडेंस है। और असर्शंस अबाउट बुक एसेट के लिए क्लाइंट के लेजर, इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारे कॉर्पोरेटिव यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑडिट एविडेंस है। ये बोल रहा है कि ऑडिटर को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सा चीज़ अवेलेबल है, कौन सा एविडेंस अवेलेबल है और वो ले ले। उसको ये पता भी होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कौन सा एविडेंस होना चाहिए क्लाइंट के पास, कौन सा मेरे को लेना है।
वो कह रहा है सर बैंक की एफडी का बैंकर्स का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो कहेगा कि नहीं ला के दो, ये आपके पास होना चाहिए, नहीं है का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब एक लास्ट पेज है हमारा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। इसकी मैंने आपको छोटी सी कहानी सुनाई थी। मेरा एग्जाम्पल क्या कहानी सुनाई थी मैंने कि आर्यन बहाने मारता था। आर्यन था डॉन के फर्म में आर्टिकल असिस्टेंट, तो तरह तरह के बहाने मारता था, जैसे कि सर मुझे समझ नहीं आया कि आज आपने मेरे को क्या करने भेजा था। रुको रुको, मैं लाइन वाइज। पहले तो ये भी था तो क्यों नहीं करना है काम, सच तो बन गया था जी, क्यों रहे हैं, क्या मोटिव है हमारा स्टिट्यूट क्या है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं बता देता हूँ क्या क्या बहाने आर्यन मारता था, रियलिस्टिक बहाने थे। पहला आर्यन कहता था आज इसको काम करने भेजा, इसकी नीयत नहीं काम करने की। ये मोबाइल लेके गया तो आके कह रहा है कि सर मेरे को समझ नहीं आया कि आज करना ही क्या था। तो इसको फिर से शाम को समझा के कहा अगले दिन भैया करके आना। अगले दिन आके बहाना मारे कि सर समझ तो आ गया क्या करना था, पर मैं ये सोचता रहा कि ये करना ही क्यों था। इससे हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसको बताया कि भैया हम इससे ये चेक करना चाह रहे हैं, हम एग्जिस्टेंस चेक करना चाह रहे हैं, वैल्यूएशन चेक करना चाह रहे हैं। तो कह रहा अच्छा ठीक है। अगले दिन भेजा, कह रहा सर वो मेरे को डेटा तो निकालना आता ही नहीं, मैं चेक तो कर लूँ कि क्यों करना है ये भी समझ आ गया, पर डेटा नहीं निकालना था, तो आपको तन्नू को भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो तन्नू बेचारी गई अपना काम छोड़ के इसके लिए सारा डेटा निकालने, अलग अलग जगह से डेटा निकाला और इसको बताया कि देख मैं चेक करके दिखा रही हूँ, इस तरह से डेटा निकाल, तू एक निकाल के देख ले, बाकी मैं निकाल दूंगी, फिर तेरे को ईजी हो जाएगा। आर्यन कह रहा है बढ़िया मौका है। अगले दिन जाके कह रहा है सर एक डेटा मैंने निकालता, वो मैंने चेक कर लिया, अब बाकी डेटा जो तन्नू ने निकालता वो तो उसको चेक करना चाहिए, मेरे को क्यों चेक करना चाहिए। मैं कह रहे भाई तेरे को ही चेक करना, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर अगले दिन आर्यन फिर गया, कह रहा सर वो इतना सारा डेटा था, मैं तो सब पे भूल गया कि सब किस पे क्या लगाना था, किस पे क्या प्रोसीजर लगाना था, मेरे को समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, लिख के लेके जाऊंगा आज से। तो इस तरह के सारे बहाने आर्यन मारता था। अगर डॉन ने एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया और वो इसको दे, तो क्या ये सारे बहाने खत्म हो जाएंगे? आओ एक मिनट पढ़ते हैं कैसे कैसे खत्म हो जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, पहला तो ये एक प्रोवाइड कराता है क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि भैया आपको ये करना है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स अ टोटल पर्सपेक्टिव की क्यों करना है, आप इससे क्या अचीव करना चाह रहे हो, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, क्या चेक करना चाह रहे हो। तीसरा, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी बिकम्स ईजियर व्हेन द वर्क इज रैशनली प्लान, डिफाइंड एंड सेग्रीगेटेड। अब अगली बार से जब वो प्लान बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा, तो उसमें डाल देगा कि भैया डेटा निकालने के दिन आपको तन्नू को भेजना है। विदाउट अ रिटन एंड प्री डिटरमाइंड प्लान, जैसे ये कहता ना कि सर आज मैं भूल गया कि मेरे को क्या करना था, वर्क इज नेसेसरी टू बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ सम मेंटल प्लान। अगर आपने लिखा नहीं हुआ है तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, कोई मेंटल प्लान बनाना पड़ेगा। इन सच ए सिचुएशन देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग सर्टेन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, कि आपने इग्नोर कर दिया, कुछ देखा नहीं ढंग से। अंडर अ प्रॉपरली फ्रेम्ड प्रोग्राम सच डेंजर इज सिग्निफिकेंटली लेस एंड ऑडिट कैन प्रोसीड सिस्टमैटिकली। फिर इतने सारे लोग काम करते थे, कभी कोई आता था कभी कोई आता था। आर्यन कहता कि सर मैंने ये वाला काम तो किया ही नहीं है, इसमें गलती निकली है, ये तो मुकुंद ने किया होगा, ये मेरा काम किया हुआ है ही नहीं, मैं गलती करता ही नहीं काम में। तो अब अगर एक ऑडिट प्रोग्राम होगा तो हम उनसे साइन करा लेंगे कि सर ये काम आपने किया है, ताकि आप कल को किसी और पे इल्जाम ना लगा सको। द असिस्टेंट्स बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर ऑन द प्रोग्राम एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क कैरिड आउट बाय देम इंडिविजुअली and if necessarily the work done may be tracked back to the assistant. Then principal कंट्रोल कर सकता है प्रोग्रेस कि भैया 6 दिन हो गया, आर्यन ने टिक तो एक ही चीज़ पे लगाया, तो ऑडिट बहुत धीरे चल रही है, तो 2 लोगों को और भेजो और 1 महीने के एंड में रिपोर्ट देनी है, तो काम कंप्लीट कराओ। क्या फिर बढ़िया चल रहा है, 10 चीज़ों पे टिक लग गया, तो एक आर्टिकल को यहाँ से निकाल के दूसरी जगह डाला जा सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल कंट्रोल कर सकता है कि भैया कितना काम हो गया। इट सर्व एज ए गाइड फॉर द ऑडिट्स टू बी कैरिड आउट इन द सक्सीडिंग ईयर, कि अगले साल जो हम ऑडिट करेंगे आधे से ज़्यादा चीज़ें तो हम इसी प्रोग्राम से उठा लेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें चेंज होंगी, सब कुछ तो चेंज नहीं होगा। लेज 50 साल से लेज ही बेच रही है। ठीक है, अ प्रॉपरली ड्रॉन अप ऑडिट प्रोग्राम सर्व्स एज एन एविडेंस इन द इवेंट ऑफ एनी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस
हैज़ बिन बॉट अगेंस्ट द ऑडिटर, कि कल को कोई आके आपका कॉलर पकड़े कि भैया आपने ऑडिट ढंग से नहीं की, तो आप दिखा सकते हो कि देखो मैंने प्रोग्राम के इसमें ये स्टेप्स चेक करें और ये सारी चीज़ें मैंने देखी, ठीक है। इट मे बी कंसिडर्ड वैल्यू इन एस्टैब्लिशिंग दैट ही एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल एंड केयर दैट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ अ प्रोफेशनल ऑडिटर, कि भैया जो चीज़ें मुझसे एक्सपेक्टेड थी वो सारे स्टेप्स मैंने परफॉर्म करें। इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग सम कॉन्क्रीट स्टेप्स। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जैसे कि वर्क मैकेनिकल बन सकता है कि भैया ये चीज़ें लिखी हैं, मेरे को बस ये ही करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। या फिर उसने कहा फिक्स एसेट रजिस्टर ले लो, आर्यन ने कहा फिक्स एसेट रजिस्टर दे दो, इसको पता ही नहीं कि क्यों ले रहा है, क्या चेक कर रहा है, क्यों चेक कर रहा है, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग के भी पूरा ऑडिट कंडक्ट कर दिया। प्रोग्राम ऑफन टेंड्स टू बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, कि इसमें सिर्फ ये लिखा है तो मैं सिर्फ यही करूँगा। फॉलोइंग सेट द बिजनेस में चेंज इट्स ऑपरेशन एंड कंडक्ट बट द ओल्ड प्रोग्राम में स्टिल बी कैरिड ऑन, कि बिजनेस ने अपने प्रोग्राम अपने ऑपरेशन चेंज कर लिए पर आप पुराना प्रोग्राम ही चलाए जा रहे हो। चेंजेस इन स्टाफ और इंटरनल कंट्रोल मे रेंडर प्रिकॉशन नेसेसरी एट द पॉइंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ओरिजिनली डिसाइडेड अपॉन। तीसरा, इनएफिशिएंट असिस्टेंट में टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम, कि भैया मेरी गलती नहीं है, प्रोग्राम में लिखा ही नहीं था तो मैंने किया ही नहीं। चौथा, हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट। जो आर्टिकल कुछ करना चाहता है कि भैया ये चीज़ हमें और चेक करनी चाहिए, तो उसका सीनियर बोलेगा कि भाई जो प्रोग्राम में लिखा है वो कर ले, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, इससे इनिशिएटिव कम हो जाता है। फिर ये आखिरी लाइन बोलता है कि ऑल दीज डिसएडवांटेजेस मे बी एलिमिनेटेड, इन सबको खत्म किया जा सकता है बाय इमेजिनेटिव सुपरविजन ऑफ द वर्क कैरिड ऑन बाय द असिस्टेंट। इमेजिनेटिव सुपरविजन क्या होता है कि जैसे जैसे आर्टिकल ने चीज़ें देखी कि भैया ये चीज़ और चेक करनी चाहिए हमें, ठीक है, उसको वो जाके प्रिंसिपल को बताए और वो उसके हिसाब से एडिट कर दे, अपडेट कर दे, उसको होता है इमेजिनेटिव सुपरविजन। द ऑडिटर मस्ट हैव अ रिसेप्टिव एटीट्यूड एज रिगार्ड्स द असिस्टेंट। दूसरा, असिस्टेंट शुड बी एनकरेज टू ऑब्जर्व मैटर्स ऑब्जेक्टिवली एंड ब्रिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द नोटिस ऑफ सुपरवाइजर। थोड़े दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें क्या हो रहा था, तुमने जीटी के लिए ना, जीटी में क्या होता है कि भाई हम कोई भी गाड़ी वाड़ी ले लेते हैं और ऐसे किसी को भी निकाल देते हैं। तो थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आ रही थी और सच्ची घटना ही, एयरपोर्ट पे क्या हुआ, एक आदमी घुसा और उसकी शर्ट पे लिखा हुआ स्काई इज़ नो लिमिट। वो पता नहीं क्या करा, 4-5 घंटे बाद कहाँ था कहाँ नहीं था, दिखा नहीं किसी को। फिर जहाँ पे प्लेन्स नहीं खड़े होते ग्राउंड में, वहाँ दिख रहा है, वहाँ पे उसने एक टोइंग कार ली, प्लेन को बांध के टो कर रहा है वो प्लेन लेके जा रहा है, ठीक है, प्लेन आगे चल रहा है टोइंग कार से, टोइंग कार उतरता है, टोइंग, ये सब कैमरा में आ रहा है, टोइंग कार से उतरा, चैन खोली और प्लेन के अंदर बैठ के प्लेन टेक ऑफ कर दिया उसने। नहीं सच में प्लेन हाँ नहीं, कार लगे नहीं, कार तो उतार दी, प्लेन टेक ऑफ कर दिया, प्लेन प्लेन उड़ा के ले गया। और सारे जो मतलब उसमें क्या होता है कि एयर डिपार्टमेंट तो बहुत वो होता है ना, तो एटीसी होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जो भी डिपार्टमेंट होता है कि भैया कुछ और, तो उन्होंने सारी फ्लाइट्स की लैंडिंग ऑपरेशन सब कुछ कैंसिल कर दिया कि भैया अभी कोई उतरो, कोई कुछ प्लेन मत उड़ाओ, सब कैंसिल कर दिया। वो बंदा 1.5 घंटे से प्लेन उड़ा रहा है और 1.5 घंटे प्लेन उड़ाने के बाद उसने 4S में ले जाकर क्रैश लैंडिंग करा दी उसकी तो एयरपोर्ट्स वालों ने कंट्रोल लगाया कि भैया ऐसे कोई भी नहीं जा सकता हमारे वहाँ पे, कि कल को तुम कोई भी प्लेन उड़ा रहे हो, क्रैश लैंडिंग करा रहे हो, तो अगर ऐसा कंट्रोल आ रहा है उसको दिखता है आर्टिकल कि भैया ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी जा सकता है, तो वो जाके अपने प्रिंसिपल को बताए, वो उसके हिसाब से और चेकिंग कराए। तो प्रिंसिपल शुड बी रिसेप्टिव, उसको उसकी बात सुननी चाहिए और उसको एनकरेज करना चाहिए कि ऐसी कोई भी गड़बड़ी दिखती है तो आप हमें बताओ, ताकि कल को ऐसे हाथ से ना हो और हम ऑडिट सही से कर पाए। ठीक है, खत्म हो गया आपका चैप्टर। मैडम आ गया समझ में आपको? किसी को और कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी आता है, कोई डाउट? समस्या है, बताओ। घर जाके सोना है। ठीक है।